गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी स्टार्ट की थी। उसमें सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कृष्णिका विकिरण, उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव एंड देन बोहर का मॉडल पढ़ा था। इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, यानी डी ब्रोगली ने क्या कहा, क्या परिकल्पना दी, उसके बारे में बात करेंगे। डी ब्रोगली परिकल्पना, यानी ये इसकी क्या थी, सिर्फ कल्पना ही थी डी ब्रोगली की। डी ब्रोगली ने कहा कि जब प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, यानी प्रकाश कण के साथ साथ प्रकाश तरंग प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति भी दिखाता है, तो जो पदार्थ है वो कणीय प्रकृति के साथ तरंग प्रकृति भी दिखाता है। मैंने क्या कहा, प्रकाश है वो क्या दिखाता है, द्वैत प्रकृति है उसकी, किसकी, प्रकाश की। वो तरंग के रूप में तो मिलता ही है, जिसके तरंग के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के तरंग गुण की व्याख्या के लिए कौन कौन से हैं, परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल हैं। जब प्रकाश की कणीय प्रकृति बताई किसने, प्लांक ने, तो उसने कहा कि जो कणीय प्रकृति होती है, जब कणीय प्रकृति कहा तो इससे किन किन एक्सपेरिमेंट्स का, किन किन प्रयोगों का क्या हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, सत्यापन हुआ। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ऐसे गुणों का क्या हुआ, सत्यापन हुआ। तो उसने कहा, किसने, डी ब्रोगली ने, कि जो पदार्थ है ना, मैटर, उसके भी दो प्रकृतियां होती हैं, यानी दो गुण होते हैं। एक तो कणीय गुण जो सबको पता होता है, एक होता है तरंग गुण। अब मैं याद दिला दूं कि जो डी ब्रोगली है उसने क्या कहा, जो पदार्थ है कणीय प्रकृति तो होगी, तरंग गुण कैसे प्रदर्शित करेगा। उसने कहा गति करता हुआ पदार्थ होना चाहिए, गति करता हुआ पदार्थ होना चाहिए। उसने क्या कहा, गति करता हुआ जो पदार्थ होता है ना, उससे एक तरंग जुड़ी हुई होती है। क्या जुड़ी हुई होती है, मूविंग पार्टिकल हैव वेव नेचर एसोसिएटेड विद इट। मैंने क्या कहा, इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहा, जब भी कोई कण या पिंड गति करता है, जैसे कोई भी वस्तु, कैसे मैं गति कर रहा हूं, ये चौक को फेंकूं तो ये गति कर रहा है, तो उसके साथ गति करता हुआ पदार्थ या पिंड के साथ, गति करते हुए पदार्थ या पिंड के साथ तरंग जुड़ी हुई होती है, उसने कहा। और देखो, पदार्थ की जो तरंग गुण है वो कब प्रदर्शित होगा, जब कोई भी पार्टिकल, कोई भी पदार्थ कैसा हो, गति कर रहा हो। उसने कहा उसके साथ जब तरंग होगी तो उसकी कुछ तरंग दैर्घ्य भी होगी, यानी लैम्बडा वेवलेंथ h/p या लैम्बडा h/mv के इक्वल होती है। क्या होती है, लैम्बडा इक्वल टू h/mv के इक्वल होती है। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, m क्या है, जो वस्तु जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, गति करती हुई वस्तु का मास और उसका वेग। ये क्या है, मोमेंटम है, संवेग है। अब उसने कहा जब पदार्थ गति कर रहा है, तरंग समीकरण क्या है,
तरंग समीकरण के लिए ऊर्जा होती है, यानी तरंग के लिए जब ऊर्जा निकालते हैं किससे निकालते हैं? प्लांक से, एच न्यू। और जब प्रकाश कणीय प्रकृति दिखाता है तो उसके लिए फॉर्मूला एनर्जी का क्या होता है? E बराबर mc², जो आइंस्टीन ने बताया था। उसने कहा इन दोनों फॉर्मूलों को यहां अप्लाई कर, जब तरंग गुण दिखाएगा तो एनर्जी क्या होगी? h न्यू। जब कणीय प्रकृति होगी तो E बराबर mc² होगी एनर्जी। तो उसने कहा जब E बराबर mc² और E बराबर h न्यू है और गति कर रहा है, तो ऐसा जरूर हुआ होगा कि दोनों एनर्जी क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्या होंगी? दोनों एनर्जी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये इसके किसके अनुसार? प्लांक के अनुसार। प्लांक के अनुसार। ये क्या है? आइंस्टीन समीकरण। ये क्या है? आइंस्टीन समीकरण। ठीक है। उसने कहा दोनों को इक्वल रख दो, एच न्यू इक्वल टू mc²। अब एच न्यू पता है हमें, एच सी अपॉन लैम्बडा बराबर mc²। एक सी से एक सी कैंसिल, तो हमारे पास लैम्बडा आ जाएगा h अपॉन mc। क्या आ जाएगा? देखो, एक सी से एक सी गया, मुझे क्या चाहिए? लैम्बडा चाहिए। लैम्बडा को इधर ले जाऊंगा और mc को इधर, तो लैम्बडा हो गया h अपॉन mc। अब उसने कहा कि ये समीकरण किसके लिए है? प्रकाश के लिए। और मुझे देखना है कण की गति। कोई भी वस्तु है वो प्रकाश के वेग से तो जाएगी नहीं। उसने कहा इस समीकरण को किसी भी गति करती हुई वस्तु के लिए अप्लाई कर, तो उसने कहा इसको h अपॉन एम वी, लैम्बडा बराबर h अपॉन एम वी लिख। क्या लिख? लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन एम वी, यानी जो वस्तु गति कर रही है उसका द्रव्यमान और उसका वेग। अब लोगों ने पूछा कि तूने ये बात बता तो दी कि पदार्थ के साथ तरंग जुड़ी हुई होती है। उसने कहा हम कैसे यकीन करें? उसने कहा इधर आ देख, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं कि कोई 100 ग्राम की बॉल किससे, मान लो 1 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, तो लैम्बडा की वैल्यू निकाल। तो लैम्बडा की वैल्यू निकाली, लैम्बडा बराबर 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, 34 जूल सेकंड। और मास कितना? 100 ग्राम। ठीक है। वेग कितना? 1 मीटर पर सेकंड। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34, और ये क्या हो गया? 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 36 मीटर। उसने कहा क्या तू इस रेंज की तरंग दैर्घ्य को, यानी इस परास की तरंग दैर्घ्य को कैलकुलेट कर सकता है क्या इसकी गणना कर सकता है क्या? लोगों से कहा उसने, गणना कर सकता है क्या? लोगों ने कहा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो तरंग दैर्घ्य मिनिमम होती है, यानी जिसका कैलकुलेशन किया जा सकता है, उसकी रेंज होती है 10 की पावर माइनस 13 मीटर। यानी इतनी छोटी तरंग दैर्घ्य का कैलकुलेशन किया जा सकता है, इतनी छोटी का नहीं। उसने कहा कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। अब इसी इक्वेशन को किसके लिए अप्लाई किया गया? इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए अप्लाई किया गया? इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई किया गया। देखो उसने कहा इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर, इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर। किसको? इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्घ्य निकाल। उसने कहा लैम्बडा इक्वल टू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 किलोग्राम है, तो 31 ग्राम
और वेग मान लो 10 की पावर, इलेक्ट्रॉन के लिए वेग मान लो, वेग है 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड की रेंज का। ठीक है, ऐसे नहीं होगा 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, तो इलेक्ट्रॉन का वेग बहुत ज़्यादा है, तो इतनी परास ली है, इतनी वैल्यू ली है, अप्रोक्सीमेटली ली है। ठीक है, तो मैंने कहा 10 की पावर 6 रख दे। अब वैल्यू निकाल, देखो अप्रोक्सीमेटली निकालूंगा मैं, कैलकुलेट नहीं करूंगा, अप्रोक्सीमेटली निकालूंगा। यहां से क्या है 10 की पावर -34 है, क्या है 10 की पावर -34 प्लस 31, ये रहा -6, तो रेंज क्या आई 10 की पावर -9। यदि देखो 34 माइनस का -6 कितना हो गया 40, 31। तो अप्रोक्सीमेटली यदि मैं कहूँ ये 10 की पावर -12 भी आ जाता, ठीक है, तो क्या रेंज ऐसी है जिसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं? बिल्कुल रेंज ऐसी है। क्या 10 की पावर -9 मीटर से 10 की पावर -12 मीटर तक होती है, तो क्या कैलकुलेशन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसके लिए तरंग क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। अब हेडिंग लगाओ, हेडिंग डालो डी ब्रोगली का प्रायोगिक सत्यापन, यानी डी ब्रोगली परिकल्पना का प्रायोगिक सत्यापन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली। हेडिंग डालो प्रायोगिक सत्यापन, किसका? डी ब्रोगली का। डी ब्रोगली का प्रायोगिक सत्यापन। नंबर 1, इसमें हेडिंग नहीं डालनी, डायरेक्ट लिखना। जब किसी, मैं बोल रहा हूं, जब किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से त्वरित किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन है उसको, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना 1.6 × 10⁻19 कूलोम, यानी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से विभव से त्वरित किया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा, यानी उसमें एक गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो गतिज ऊर्जा क्या होती है 12mv²। क्या होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से, ये E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब E आवेश वाले इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा निम्न प्रकार होती है 12mv²। तो देखो मुझे पता है P बराबर क्या होता है mv, P बराबर क्या होता है mv, और V बराबर लिखूंगा तो P/m। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से V की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं। ये V और ये V अलग है, इसको बड़ा लिखना, इसको छोटा लिखना, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी यानी वेग, और ये वोल्ट है विभव। जब V की वैल्यू समीकरण 1 में रखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा EV, V बड़ा लिखना है 12m, ये क्या है P/m, V की वैल्यू क्या है P/m का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया EV 12m P²। क्या यही आएगा क्या? देखो ये m² हो जाएगा, एक m से एक m गया तो P/m 1/2, तो इसे ऐसा लिख दो P²/2m। मैं निकालूंगा P = 2EVm का √। क्या लिखा मैंने 2EVm। m क्या है, m नीचे नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। m क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये P की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? P की वैल्यू।
अब इस पी की वैल्यू को देखो, हमें पता है डी ब्रोगली समीकरण से, यहां लिखोगे डी ब्रोगली समीकरण से लैम्ब्डा बराबर एच अपॉन पी और लैम्ब्डा इक्वल टू एच, या ऊपर लिख देता हूं, लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन पी की वैल्यू क्या है 2e/m अंडर रूट। ये क्या है, लैम्ब्डा की वैल्यू है, लैम्ब्डा की माइनस नहीं है, लैम्ब्डा क्या है h अपॉन 2e/m का अंडर रूट। ये क्या है, लैम्ब्डा की वैल्यू है, यानी इस समीकरण से लैम्ब्डा कैलकुलेट किया जा सकता है। जब इस समीकरण में सारी वैल्यूज पुट की जाती है, कौन कौन सी, देखो मैंने कहा क्या h कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल कांस्टेंट है, क्या E कांस्टेंट होगा, बिल्कुल कांस्टेंट होगा, m क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी स्थिर होगा। क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश स्थिर होता है, बिल्कुल स्थिर होता है। क्या प्लांक कांस्टेंट अपने आप में पहले से ही स्थिरांक है, स्थिर होगा 2। तो इन सब की वैल्यू रखता हूं तो मेरे पास आता है लैम्ब्डा इक्वल टू 150 अपॉन अंडर रूट वी, यानी 150 अपॉन वी का रूट, ये वैल्यू आती है। या इसको लगभग क्या लिखा जाता है 12.27, ये क्या है एंगस्ट्रॉम में, 12.27 अपॉन वी अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ एंगस्ट्रॉम। ये क्या है, लैम्ब्डा की वैल्यू निकल कर आती है। फर्स्ट पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली क्या आती है 12.27 अपॉन रूट वी। वी क्या है, विभव है, वोल्ट है, पोटेंशियल है। ये किसके लिए इक्वेशन है, ये इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए है। किसके लिए है, ये इक्वेशन लैम्ब्डा की इक्वेशन किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए है। अब यहां डालना प्रायोगिक सत्यापन में नंबर 2, क्या डालना है, नंबर 2। इस इक्वेशन को याद रखना, क्या, इसको और इसको हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। दूसरा डालना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ, यही चल रहा था। दूसरा है डेविसन जर्मर का प्रयोग, डेविसन जर्मर का प्रयोग, हेडिंग डालना, और क्या, डेविसन जर्मर का प्रयोग। डेविसन जर्मर ने क्या कहा, उसने एक कॉइल ली जो टंगस्टन की बनी हुई थी, किसकी, टंगस्टन कुंडली, वो नहीं ना, वो कुंडली नहीं जो पंडित जी देखते हैं, कुंडली, कॉइल। तो ये किससे जुड़ी हुई होती है, ये उच्च विभव से जुड़ी हुई होती है। क्या, ये कुंडली उच्च विभव से जुड़ी हुई होती है, यानी ये क्या है, या तो मैं कहूँ ऐसी कुंडली जिसका वोल्टेज चेंज किया जा सकता है, यानी प्रत्यावर्ती परावर्ती कुंडली। यहाँ कनेक्शन कैसा है, यहाँ वोल्टेज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। जब कुंडली लगाई टंगस्टन की और वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इधर इधर सब डायरेक्शंस में, जितनी भी इसके लिए पॉसिबल हैं, सब डायरेक्शन में क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। तो क्या किया जाता है, एक स्लिट लगाई जाती है, यहाँ क्या लगाई जाती है, स्लिट लगाई जाती है। स्लिट क्यों लगाई, हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन चाहिए जो इस स्लिट से, जो इस
स्लिट से निकल कर जाएं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए जो इधर उधर भाग रहे हैं, तो स्लिट लगाई जाती है। या ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसी पतली नली लगी हो, कैसी, कोई पतली नली लगी हो जिससे इलेक्ट्रॉन की बीम प्राप्त हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त हो। या मैं कहूँ या तो स्लिट लगाओ या कोई ऐसी बहुत बारीक पतली वाली नली लगाओ जिससे हमें इस दिशा में क्या प्राप्त हो, इलेक्ट्रॉन पुंज, इलेक्ट्रॉन बीम प्राप्त हो। क्या हो, उसने क्या कहा, टंगस्टन की कुंडली को एक वोल्टेज से कनेक्ट किया, यानी विभव स्रोत से कनेक्ट किया। तो इससे क्या होता है, टंगस्टन कुंडली से क्या निकलते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। या तो कोई नली लगाओ या स्लिट लगाओ जिससे इलेक्ट्रॉन हमें एक निश्चित डायरेक्शन में, निश्चित दिशा में प्राप्त हों। इन इलेक्ट्रॉन पुंज का आपतन निकिल क्रिस्टल पर किया जाता है। किस पर, निकिल क्रिस्टल पर, निकिल क्रिस्टल पर किया जाता है। अब होता यह है कि इस एक्सपेरिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन पुंज इस निकिल क्रिस्टल से टकराता है तो जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है, जैसे इधर इधर इधर, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है, विवर्तन होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन हैं सभी पॉसिबल, यानी जितनी भी संभव हो सकती हैं डिफ्रैक्शन की, सभी दिशाओं में क्या होता है, उनका क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है, विवर्तन होता है। क्या होता है, एक पर्टिकुलर दिशा में, एक पर्टिकुलर दिशा में इन इलेक्ट्रॉन्स का विवर्तन मैक्सिमम होता है। क्या होता है, एक पर्टिकुलर दिशा में इन इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन मैक्सिमम होता है। ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर एंगल पर, जिसे विवर्तन एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे विवर्तन एंगल कहा जाता है, थीटा या फाई, जिससे भी रिप्रेजेंट करना चाहो। तो वह क्या, मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन पुंज आएगा, इलेक्ट्रॉन बीम आएगी, निकिल क्रिस्टल पर आपतित होगी, यानी इंसिडेंट होगी, आपतित होगी, तो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, विवर्तन होगा, डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो जब डिफ्लेक्शन हुआ तो एक निश्चित दिशा में देखा गया, एक निश्चित दिशा में देखा गया, निश्चित एंगल पर पता लगा कि उस एंगल पर इलेक्ट्रॉनों का डिफ्रैक्शन कितना होता है, मैक्सिमम होता है। ये क्या है, स्केल है, घूमने वाला स्केल है, जिससे एंगल पता लगता है। इस स्केल से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। देखो ये क्या है, डिटेक्टर है, क्या है, संसूचक। क्या है, संसूचक। ये क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी को, कि इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, उसका पता लगाता है। और इस संसूचक से, यानी ये आयोनाइजेशन चैम्बर भी कहा जाता है, यानी आयनीकरण पात्र, आयोनाइजेशन चैम्बर भी कहते हैं, जिससे एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ होता है। ये गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, जितनी इंटेंसिटी आता है इस पर क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। मान लो गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरीके से होता है, ये इसकी सुई है, ये क्या है, यहाँ बीच में सुई है। यदि डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो, या मैं कहूँ मान लो एक बार यहाँ आया, दूसरी बार कहाँ आया, यहाँ आया, इससे पता चला ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, ये विवर्तन ज़्यादा, ये कम है।
तो यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ क्या है, कम है। तो डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो विवर्तित हुए हैं उनकी इंटेंसिटी, उनकी मात्रा उतनी ही ज़्यादा। और ये क्या है, घूमने वाला पैमाना, घूमने वाला पैमाना कह सकते हो, ठीक है। ये क्या करता है, इस पर, ये ऐसा नहीं इधर होता है, ये पूरा चारों तरफ होता है। ये पूरा कैसे होता है, इससे पता लगता है कि यहाँ क्या है, इससे एंगल का पता लगता है, किस एंगल पर डिफ्लेक्शन हुआ है। और इससे क्या जुड़ा होता है, संसूचक। और संसूचक में क्या है, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रॉन पुंज की जो विवर्तित हुआ है, ये क्या है, आपतित। ये क्या है, आपतित। और ये क्या है, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज। दोबारा लिखता हूं, क्या, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज, ठीक है। तो विवर्तित पुंज की, ये सीधी बनाना लाइन, विवर्तित पुंज की इंटेंसिटी यानी तीव्रता का पता लगाया जाता है। ऐसा देखा गया, देखो दोबारा, यहां पर वोल्टेज क्या है, परिवर्तित की जा सकती है। यहां से वोल्टेज का परिवर्तन भी करें, यहां से क्या हो, एंगल चेक कर रहे हैं, कहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है। और यहां से क्या चेक कर रहे हैं, वोल्टेज कम बढ़ा रहे हैं। यानी पहले ली लो वोल्टेज में चेक किया गया डिफ्लेक्शन कहाँ ज़्यादा, और फिर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाई जाती है, यानी वोल्टेज विभव बढ़ाया जाता है, तो उस मान पर क्या डिफ्लेक्शन ज्ञात किया जाता है। किस मान पर, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज पर विवर्तन की इंटेंसिटी यानी विवर्तन की तीव्रता चेक की जाती है कि विवर्तन कहाँ ज़्यादा होगा, इस इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन कहाँ ज़्यादा है, जिससे पता लगा कि जो 44 वोल्ट से 68 वोल्ट, 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के बीच में विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता अधिकतम होती है। क्या कहा, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता अधिकतम होती है। ये कैसा है, ये घूमने वाला संसूचक है या घूमने वाला पैमाना, इससे क्या एंगल पता लगता है। नेक्स्ट बात कि जब देखा गया कि इस वोल्टेज के बीच में एंगल मैक्सिमम क्या होगा, एंगल क्या होगा, यहाँ एंगल होता है एंगल 65 डिग्री। जिस एंगल पर मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त होती है वो क्या होती है, 65 डिग्री। और इस वोल्टेज में भी जो 54 वोल्ट है, क्या 54 वोल्ट है, उस पर मैक्सिमम विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता प्राप्त हुई। अब इन बातों से आपने कहा कि इन बातों से क्या क्लियर हुआ, मैं बताता हूं बेटा, इन बातों से क्या क्लियर होगा। मैंने कहा अपने पास लैम्बडा है, क्या लैम्बडा है, 12.27 अपॉन √v। अरे है ना, अभी बताया था जस्ट, जब मैंने कहा, यह डेविसन जर्मन ने बताया कि 54 वोल्ट पर अधिकतम विवर्तन होता है। और विवर्तन कैसी घटना है, मैं आपको याद दिला दूं, विवर्तन कैसी घटना है, विवर्तन है जो इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन ये कैसा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जिसके पास मास है, यानी इलेक्ट्रॉन को मैटर। और मैंने कहा था कि दो गुण होंगे, एक कणीय प्रकृति तो क्लियर है, और दूसरी क्या, पदार्थ की तरंग प्रकृति। इससे पता लगा जो विवर्तन है वो तरंग का गुण है,
मैंने क्या कहा, देखो मैंने कहा आपतित हुआ और इसका विवर्तन हुआ, किसका, इलेक्ट्रॉन पुंज का। इलेक्ट्रॉन पुंज का क्या हुआ, विवर्तन हुआ। और विवर्तन किसकी घटना है, तरंग की घटना है। क्या है, किसकी घटना है, तरंग की घटना है। तो जब तरंग की घटना है विवर्तन, तो इसके लिए लैम्ब्डा कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ लैम्ब्डा क्या है, 12.27 और √54 क्या है, 54 वोल्ट। जब उस इक्वेशन में लैम्ब्डा इक्वल टू 12.27 और v की वैल्यू क्या रखी जाती है, 54 रखी जाती है अंडर रूट, तो लैम्ब्डा की वैल्यू निकल के आती है लैम्ब्डा इक्वल टू 1.67 एंगस्ट्रॉम आता है। क्या आता है, ये एंगस्ट्रॉम में ही वैल्यू लिखी थी मैंने, ये क्या है, एंगस्ट्रॉम में है, एंगस्ट्रॉम। ये क्या वैल्यू आती है, एंगस्ट्रॉम में निकल के आती है। मैंने कहा V क्या है, V 54 वोल्ट है। यहाँ क्या V लिखोगे, V इक्वल टू 54 वोल्ट। V क्या है, जिस पर अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। किसकी, इलेक्ट्रॉन पुंज की अधिकतम तीव्रता किस पे प्राप्त हुई, 54 वोल्ट पर, 54 वोल्ट पर। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला लैम्ब्डा इक्वल टू क्या है, 1.67 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है, अब मेरे पास तुमने फर्स्ट ईयर में, किसमें, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा क्या, ब्रेग इक्वेशन यानी ब्रेग समीकरण। क्या पढ़ा, ब्रेग समीकरण। यहाँ डायग्राम को रब कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। तो ब्रेग इक्वेशन पढ़ी। ब्रेग इक्वेशन क्या होती है, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्ब्डा। क्या होती है ब्रेग इक्वेशन, ये किसके लिए होती है, किसी क्रिस्टल के लिए होती है। किसके लिए होती है, किसी क्रिस्टल के लिए होती है। d क्या है, d है तलों के बीच की दूरी। किसके तल, क्रिस्टल के तलों के बीच की, तल किसके हैं, क्रिस्टल के तलों के बीच की दूरी। क्या है, बीच की दूरी। राइटिंग पे मत जाना, मैं बोल रहा हूं। और n क्या है, n है मैक्सिमा, यानी n क्या है, उच्चिष्ट, ऑर्डर ऑफ उच्चिष्ट। क्या है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। बायो वाले सिर्फ ऐसे ही ध्यान रखेंगे, मैथ वालों को पता है ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा उच्चिष्ट क्या होता है। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, यहां जब निकिल क्रिस्टल लिया था तो निकिल क्रिस्टल के लिए यहाँ n की वैल्यू क्या होती है, 1, और d की वैल्यू क्या होती है, 0.91 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है, 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। और थीटा मैंने बता ही दिया, थीटा क्या है, 65 डिग्री। अब मेरे पास सारी वैल्यूज हैं, 2 है, d है, थीटा है, n है। क्या मैं लैम्ब्डा कैलकुलेट कर सकता हूं, तो मैं लिखूंगा लैम्ब्डा इक्वल टू, क्या लिखूंगा, लैम्ब्डा इक्वल टू 2d sin थीटा अपॉन n। क्या लिखूंगा, 2d sin थीटा अपॉन n। तो मेरे पास लैम्ब्डा कैलकुलेट होके आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों वैल्यूज ये प्रूव करती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हुआ, मैंने पॉइंट बताया था लास्ट में, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, विवर्तन हुआ। विवर्तन किसकी घटना है, विवर्तन घटना है तरंग की। मैंने बताया था प्रकाश की द्वैत प्रकृति, उसमें अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन और एक पोलराइजेशन, ध्रुवणता। ये किसके गुण होते हैं, ये जो प्रकाश है, प्रकाश की तरंग के गुण होते हैं।
प्रकाश की जो तरंग प्रकृति होती है उसके गुण होते हैं। विवर्तन किसकी घटना है? तरंग की घटना है। तो पहल के ही जब देखा, पहली बार में ही क्लियर हो गया जब विवर्तन हुआ, आगे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हमें प्रूव करना है, हमें क्या करना है? प्रूव करना, सत्यापित करना है कि जो डी ब्रोगली ने कहा था वो सही कहा था। कि देखो अब इलेक्ट्रॉन क्या है? आप कहोगे सर कण है। भाई इलेक्ट्रॉन कण से मतलब पदार्थ है, और पदार्थ ऐसी चीज होती है जिसका वजन होता है, भार होता है। क्या इलेक्ट्रॉन का भार है? इससे फर्क नहीं है कि कम है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कम है, लेकिन है तो सही, है तो सही, है ना। तो जब कण है, इलेक्ट्रॉन क्या है? कण है छोटा सा, यानी पदार्थ है। और पदार्थ का दो गुण बताया डी ब्रोगली ने, क्या? कणीय और तरंग। तरंग तो हमें दिख रही है क्योंकि इसमें क्या है? भार है, तो कणीय प्रकृति तो हमारे क्लियर है। लेकिन तरंग प्रकृति कैसे? मैंने कहा जब भी कोई वस्तु पदार्थ गति करता है तो उससे एक तरंग जुड़ी हुई होती है। मैंने बताया या डी ब्रोगली ने बताया? एक ही बात है। डी ब्रोगली ने यही कहा था कि जब गति करता है ना कोई पिंड, उससे तरंग जुड़ी हुई होती है। उसने पहला क्या किया था? हमने ये इक्वेशन डेराइव की थी। दूसरा डेविसन जर्मर के प्रयोग से लैम्ब्डा निकाला था, लैम्ब्डा इक्वल टू 2d sin थीटा अपॉन n। यहाँ n क्या होता है निकिल के लिए? निकिल के लिए ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा 1 होता है। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा 1 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया डी ब्रोगली का प्रायोगिक सत्यापन, डी ब्रोगली पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं छोटा सा टॉपिक, और उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ सकते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे? डी ब्रोगली का महत्व, यानी डी ब्रोगली ने क्या बताया, इससे क्या एक्सप्लेन हुआ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।